નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શાંતિલાલ ગરોડા. આજે આપણે ભણશું હિન્દીનો એક ચેપ્ટર જેનું નામ છે અંધેરી નગરી. શું પાઠ છે? અંધેરી નગરી. એના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરશું અને ભણશું. બરાબર? नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने चलो, अंधेरी नगरी એ ભારતેન્દુ હરિશ્ચંદ્ર કવિએ એકાંકી लिखी है. तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाते हैं. हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे जाते हैं. वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे. वो क्या थे? हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे. इनका मूल नाम क्या है? हरिश्चंद्र था. इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था. भारतेंदु उनकी उपाधि थी. भारतेंदु को इनका नाम नहीं था, लेकिन इनको ये उपाधि मिली थी भारतेंदु. हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है. भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्षण बनाया है. हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है. भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. भारतेंदु में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है. भारतेंदु हिंदी नाटक की नींव सुदृढ़ बनाया है. उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका का कवि, वचनसुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन किया है. वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे. क्या थे? ओजस्वी गद्यकार थे. इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार, कवि कुशल वक्ता भी थे. इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वेदिकी, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, जो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं, एकांकी पढ़ने वाले, इनका नाम है अंधेरी नगरी. पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह आदि. भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की थी. कितनी आयु थी उनकी तब? तो 34 वर्ष की आयु थी. बहुत ही कम समय में इतनी बहुत सारी गद्य लिखा था. किन्होंने? भारतेंदु जी ने 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा कि उतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कार्य पथदर्शक बन गया. आपका महान साहित्यिक देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा. चलो, अब इस पाठ की हम बात करते हैं. तो प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके दो शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं. चलो, एक नगरी है वहां. महंत और उनके दो शिष्य नगरी में जाते हैं, जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है. तो एक नगरी में उनके दो शिष्य, महंत और उनके दो शिष्य जाते हैं, और वहां किनसे उनका पाला पड़ता है? मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है, यानी कि उनसे मिलना पड़ता है. नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था. नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था. कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं थे, सभी वहां पे मूर्ख व्यक्ति थे. सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था. अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था. अनुशासन रहित, उस शासन में भी विवेकहीन प्रजा में विवेक नहीं था. क्या नहीं था? विवेक. और किसी से प्रेम भी नहीं था. आत्मीयता का
नामो निशान दिखाई नहीं देता, किसी में आत्मीयता भी नहीं थी, अच्छे बुरे में अंतर नहीं, हाँ, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, हाँ, अच्छे बुरे में अंतर नहीं और सच और झूठ का ज्ञान नहीं, बाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 सोचो, हाँ, सभी बाजी का भी मूल्य 1 और खाजे का भी मूल्य 1, वो कैसा प्रजा कहती है, वो प्रजा ऐसी कहला जाती है कि सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था, वहीं ज्ञान कुछ भी न था। यथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। इस नगरी में दोनों मूर्ख थे, प्रजा भी मूर्ख थी और राजा भी मूर्ख था। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण, अपने विनाश के कारण बन जाते हैं, विनाश का कारण बन जाते हैं। ऐसे इनके कारण, मूर्खता के कारण विनाश का कारण बन जाते हैं। और इस नगरी के एकांकी से लेखक को, पाठक को इसी अविवेकी अज्ञान बुद्धि से परिचित करवाकर इस बच्चे की इससे प्रेरणा देते, इससे बचने की प्रेरणा देते हैं। पात्र परिचय में महंत नारायण दास महंत के शिष्य है। महंत यानी कोई आश्रम या मंदिर का जो मुख्य व्यक्ति होता है उसे महंत कहा जाता है। वो मुख्य पात्र है महंत। नारायण दास उनका शिष्य है। गोवर्धन दास महंत का शिष्य है। चौपट राजा यानी अंधेरी नगरी का राजा। कुंजड़िन यानी सब्जी या तरकारी बेचने वाली स्त्री। हलवाई यानी मिठाई बेचने वाला। फरियादी यानी फरियाद करने वाला। कल्लू बनिया जिसकी दीवार गिर गई थी वह है। कारीगर यानी दीवार बनाने वाला, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। चलो, पात्र परिचय में मैम ने आप सभी का, इन सभी का पात्र परिचय करवा दिया। तो एक महंत है, तो महंत एक नारायण दास एक महंत है, उनके 2 शिष्य है, नारायण दास और गोवर्धन दास, दोनों महंत के शिष्य है। चौपट राजा अंधेरी नगरी का राजा है, अंधेर नगरी का राजा है। कुजरिन जो सब्जियां बेचती है, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चुनने वाला, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही, यह सभी। चलो बतानो, आप सभी का माइक बंद कर दीजिए प्लीज, आप सभी का माइक बंद कर दीजिए, आवाज आ रहा है, बनाने में दिक्कत हो रही है प्लीज। तो महंत नारायण दास, गोवर्धन दास, चौपट राजा जो अंधेर नगरी का राजा है, वह कुजरिन जो सब्जियां बेचती है, एक हलवाई, एक फरियादी है, फरियादी जिसकी बकरी मर गई थी, वो फरियादी है। वो राजा से कहता है कि मेरी बकरी मर गई है, मुझे न्याय चाहिए, दुहाई चाहिए। कल्लू बनिया एक फरियादी है, एक कल्लू बनिया है, एक कारीगर है, चुने वाला है, चुने वाला कारीगर जो दीवार बनाई है जिसने, किस्ती है, जो पानी भर के लाता है, कसाई है, गडरिया है, कोतवाल, सिपाही, ये सभी हमारे पात्र के परिचय इनसे मिलता है। तो पहला दृश्य यानी जो पानी भरकर लाता है वह। कसाई यानी जो चमड़े का काम करता है वह। गडरिया यानी गाय भैंस चराने का काम करता है वह। इतने पात्र है इस एकांकी में। अब शुरू करते हैं संवाद के साथ इस कहानी को। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं एकांकी अंधेर नगरी। Grammarly is by your side, especially when you have a mountain of work and you're कहानी की शुरुआत में महंत अपने दोनों शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ इस नगरी में प्रवेश करते हैं। चलो, महंत नारायण दास इस नगरी में प्रवेश करते हैं। हम प्रथम दृश्य एकांकी का शुरू कर रहे हैं। तो महंत कहता है कि बच्चा नारायण दास, यह तो नगर
दूर से बहुत बड़ा बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। ये नगर है, दूर से बहुत अच्छा दिखाई देता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान का भोग लगे और क्या। हाँ, महंत कहता है कि ये नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, कुछ भिक्षा मिले तो मजा आ जाएगा, भगवान का भोग लगे और क्या। भगवान का भी भोग लगे और हमारा भी काम होए और क्या। तो ये महंत नारायण दास से बात करता है और नारायण दास उसके जवाब देता है, गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है। नगर कैसा है? बहुत ही सुंदर है, और भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। हाँ, नगर अच्छा है लेकिन भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद हो, और भिक्षा सुंदर मिले तो आनंद हो। नगर सुंदर, भिक्षा सुंदर, और साधु महात्मा को क्या चाहिए? तो अब महंत कहता है कि बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। हाँ, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की दिशा की जा, और नारायण दास कहाँ जाएगा? पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है तो गोवर्धन दास कुजड़ीन से जो सब्जियां बेचती है उनसे कहती है, क्यों बाजी क्या भाव? हाँ, बाबा जी टक्के शेर। कुजड़ीन जो सब्जी बेचने वाली है वो गोवर्धन दास को कहती है कि बाबा जी जो सब्जी है वो कितनी है? कितने की है? टक्के शेर। कितने की है? टक्के शेर। सब बाजी टक्के शेर। वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टक्के शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव? तो हलवाई जो मिठाई बेचने वाला है वो कहता है टक्के शेर। वाह वाह वाह, बड़ा आनंद, सब टक्के शेर। क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई कहता है, जवाब देता है कि अंधेर नगरी। चलो पहले गोवर्धन दास किससे मिलता है? गुजरीन से जो सब्जियां बेचती है। हाँ, जो सब्जियां बेचती है उनको कहता है कि भाजी क्या भाव? गुजरीन ने जवाब दिया, रिप्लाई दिया कि टक्के शेर। तो ये सुनकर गोवर्धन दास को बहुत ही आनंद हुआ। क्या हुआ? बहुत ही आनंद हुआ। सब चीजें टक्के शेर। हाँ, सब चीजें टक्के शेर। उसके बाद गोवर्धन दास हलवाई के पास जाकर, कहा जाकर? हलवाई के पास जाकर, मिठाई क्यों मिठाई क्या भाव है? तो वो भी कहता है टक्के शेर। और गोवर्धन दास पूछता है हलवाई से, कुजड़ीन से पूछा तो राजा का क्या नाम है? चौपट राजा, है ना। गोवर्धन दास हलवाई से पूछता है कि राजा का क्या नाम है? राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। पहले हलवाई कुजड़ीन से पूछता है कि बाजी का क्या भाव है? तो टक्के शेर। उसके बाद में गोवर्धन दास हलवाई से पूछता है कि मिठाई क्या भाव है? वो भी टक्के से। तो गोवर्धन दास को एक ही बहुत ही बड़ा आनंद आ गया और उसने ऐसे ही पूछ लिया, और राजा का नाम क्या है? तो हलवाई ने जवाब दे दिया, चौपट राजा। तो गोवर्धन दास बहुत ही खुश हो गया और उनके मुख से निकल गया कि वाह वाह वाह, क्या बड़ी बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। उनके मुंह से ये शब्द निकल गए, उनको बहुत ही आनंद हो गया। और तो बाबा जी, अब हलवाई कहता है, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। अब हलवाई जो जहाँ के मूर्ख प्रजा है उनमें से एक हलवाई पात्र है जो सब्जी मिठाई बेचने वाला है, वो कहता है तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। तो गोवर्धन दास कहता है, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ। हाँ, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। हाँ, महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। चलो तीनों लोग मिलते हैं। एक ओर से कौन आता है? महंत जी। और दूसरी ओर से नारायण दास आते और तीनों एक जगह पे मिलते। महंत कहते, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। महंत कहता है कि क्या भिक्षा लाया? जो तुम्हारे पास गठरी है वो तो भारी मालूम पड़ती है, यानी कि क्या? उसमें बहुत सारी चीजें हैं। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे। कितने पैसे मिले थे? 7 पैसे भीख में मिले थे।
उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। तुमसे ही मैंने कितनी मिठाई ले ली? 3.5 सेर मिठाई ले ली मैंने। बच्चा नारायण दास ने मुझसे, अब महंत कहता है ना, महंत जी कहते हैं बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यह सब चीजें टक्के सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टक्के सेर बाजी और टक्के सेर खाजा, खाजा यानी कि मिष्ठान का नाम है, हाँ टक्के सेर खाजा मिलता है। तो महंत को विश्वास नहीं आया, तो उसने नारायण दास ने महंत को कहा था कि यहाँ पे सभी चीज टक्के सिर मिलती है, तो विश्वास नहीं किया। तो महंत जी ने गोवर्धन दास को पूछ ली यह बात। गोवर्धन दास ने कहा हाँ ये बात तो सही है आपकी, इस नगरी का नाम है अंधेरी नगरी। क्या नाम है? अंधेरी नगरी। और चौपट राजा, टक्के सिर बाजी टक्के सिर खाजा, अंधेरी नगरी इस गांव का नाम है। हाँ इस गांव का नाम है, यहाँ का राजा है चौपट राजा, और यहाँ टक्के सिर बाजी भी मिलती है और टक्के सिर खाजा यानी कि कोई मिष्ठान भी मिलती है। तो महंत बहुत होशियार थे। उन्होंने कहा तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। वो समझ गए, महंत जी परिस्थिति को समझ गए और कहा कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है कि जहाँ टक्के सिर बाजी और टक्के सिर खाजा बिकता है। और दोनों वस्तु में कोई भी उनका मूल्य नहीं है। दोनों का मूल्य सरखा, एक सागबाजी और दूसरा मिठाई, दोनों का मूल्य एक ही हो तो वहां रहना उचित नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ हो सकता है, सभी चीज का टक्के से। ये तो बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि हर कोई वस्तु का कोई ना कोई मूल्य तो होता ही है। तो महंत जी ने कहा कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, मैं वहां पे नहीं रहूंगा। तो महंत ने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा जहां टक्के सिर बाजी और टक्के सिर खाजा बिकता है। टक्के सिर बाजी यानी कि कोई सागबाजी की बात है और टक्के सिर खाजा यानी कि कोई मिष्ठान मिठाई की बात है। मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा, इस नगर में एक पल के लिए भी यहाँ पे मैं नहीं रुकूंगा। तो गोवर्धन दास कहते गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। और गोवर्धन दास और महंत के बीच में थोड़ी क्या हुई, बातचीत हो गई, और गोवर्धन दास ने मना कर दिया कि मैं तो यहीं रहूंगा। महंत ने कहा मैं तो यहाँ पे नहीं रहूंगा। महंत बहुत होशियार था, बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति था। वो समझ गया कि यहाँ पे कोई भी वस्तु का अलग अलग मोल नहीं होता, कोई भी वस्तु का एक ही मोल नहीं होता। तो महंत ने मना कर दिया और गोवर्धन दास ने कहा नहीं मैं तो यहीं पे रहूंगा। उसने तो नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। दूसरी जगह की बात करते हैं गोवर्धन दास की। दूसरी जगह देखो कि सारे दिन हम मांगते हैं तो भी हमारा पेट जितना खाने के लिए जितना भीख नहीं मिलती, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगा। सब टक्के शेर में सब कुछ मिलता है, एक टक्के शेर भीख मिल जाएगी तो क्या बात है? तो महंत ने देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। महंत और गोवर्धन दास के बीच में सामान्य बातचीत हो जाती है और महंत कहते हैं कि देख मेरी बात समझ सुन, मेरी बात सुन समझ, अगर नहीं समझा नहीं माना तो बाद में पछताएगा। चिड़िया चुग गई खेत, वो एक कहावत है ना हिंदी में, चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने पर बाद में पछताना ही रहता है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से क्या। तो मैं तो जाता हूँ, महंत ने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ, इतना कह जाता हूँ कि क्या कोई भी संकट पड़े तो याद करना, यह कहते हुए महंत चले जाते। महंत गोवर्धन दास से थोड़ा सा नाराज होकर चले जाते और कहते कि बाद में पछताना पड़ेगा।
पीछे पछताना पड़ेगा। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इतना कहे जाता हूँ कि संकट पड़े तो याद करना। क्या संकट पड़े तो याद करना, यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। चलो, हमने यहाँ पे प्रथम दृश्य किया। मैं आशा रखता हूँ कि आपको बहुत ही मजा आया होगा। अब दूसरा दृश्य हम दूसरे क्लास में लेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।